Sin ma'am. She is the head of the department in Hindi at the University of Delhi. She has published a number of books, more than 30 books, and apart from that, her books and literary sources have been teaching in different universities like Ambedkar University, Delhi University, Savitri Bai Phule University, Pune, etc. Ma'am has also been gold medalist at her BA and MA degree courses. Without any further delay, I would like to invite our moderator, ma'am, to start the session immediately. Thank you once again to our speaker and our moderator. Thank you. नमस्कार, आप सबका इस पैनल डिस्कशन में स्वागत है। मैं आज जिस शख्सियत के साथ बातचीत करने के लिए बैठी हूँ, निश्चित तौर पर आप सब उनके नाम से परिचित होंगे और बहुत ही चर्चित अंग्रेजी और हिंदी में बेस्ट सेलर किताब के रूप में जो पुस्तक अभी धूम मचाए हुए है, कटिहार से कैनेडी, ये पुस्तक संजय कुमार जी के नाम है। और आज जिस सामने छात्र छात्राओं की जो भीड़ मैं देख रही हूँ, जाहिर है कि आप सब पीछे जो बैनर लगा था और जिस उम्मीद से आप बैठे हुए थे वह भी आपकी पूरी होगी। लेकिन ध्यान रखिए कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। शिक्षा माध्यम को भी बदलती है, शिक्षा आपके जीवन, संस्कृति, सोचने की आदत को भी बदलती है और शिक्षा के बाद ही सब कुछ है। आप जीवन में जो कुछ करेंगे वह सब कुछ शिक्षा के बाद आता है और शिक्षा के अहमियत को आप इससे समझ सकते हैं। मैं एक शेर कहना चाहूँगी, हम ही वो इल्म के रोशन चराग हैं जिनको हवा बुझाती नहीं है, सलाम करती है। एक ऐसे शख्सियत से आज हम रूबरू होने जा रहे हैं जिनकी शिक्षा यात्रा, जिनकी कर्म यात्रा बहुत ही प्रेरक है और हम सब के लिए जो अपनी अपनी ज़िंदगी में रास्तों की तलाश करते हैं, उन सब के लिए एक मयार की तरह है। तो मैं संजय कुमार जी से पहला सवाल ये करना चाहूँगी। इनका परिचय तो आपने प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैं उसे दोहराऊंगी नहीं। पहला सवाल इनसे ये करना चाहूँगी कि कटिहार के छोटे से उनिंदे से शहर में जन्मे, पले और आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय तक की यात्रा, इसके पश्चात जेएनयू की यात्रा और जेएनयू से फिर हार्वर्ड के कैनेडी स्कूल तक की यात्रा, इस यात्रा का इनका अनुभव किस प्रकार का रहा है, हम इनसे सबसे पहले सवाल के रूप में यही जानना चाहेंगे। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो आयोजक मंडली का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आज यहाँ पे बुलाया गया और जितने भी छात्र यहाँ पे, छात्र छात्राएं यहाँ पे हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आज से लगभग पता नहीं 25 साल या उससे भी पहले मैं आपके जैसे ही एक छात्र हुआ करता था दिल्ली विश्वविद्यालय का, और आज यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के सामने अपनी यात्रा के बारे में बात कर रहा हूँ, अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। तो ये बड़ा ही सुखद अनुभव है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैम ने कहा और मेरे अपने जीवन से और कई लोगों के जीवन से ये देखने को मिला है कि शिक्षा, एक एजुकेशन जो है वो एक ऐसी चाबी है जिससे कि विश्व का, धरती का कोई भी ताला आप आराम से खोल सकते हैं। और एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है, एजुकेशन ही आपके अंदर ऐसा बदलाव लाता है जो आप एक जनरेशन के अंदर आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। तो जो मैम ने मेरे सामने प्रश्न किया कि कटिहार से लेकर यहाँ आया, फिर मैं जेएनयू गया, उस समय तो बहुत ही, जब हम युवक थे मैम, जब एक युवा के रूप में आए थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, मतलब एक कच्ची उम्र ही होती है एक तरीके की, जो तो दिल्ली विश्वविद्यालय आए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय
उससे ज़्यादा हम जानते नहीं थे, दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू से ज़्यादा हम जानते नहीं थे, क्योंकि हम छोटे से शहर से आए थे। और छोटे से शहर से क्या, जहाँ भी आज भी जब हम यहाँ पे इतने बच्चे देख रहे हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे शहरों से आते हैं दिल्ली में और अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। जैसे बंबई जाते हैं लोग एक्टिंग का सपना पूरा करने के लिए, तो पढ़ाई करके अगर सपना पूरा करना होता है किसी को, तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू जैसे जगहों में आते हैं। तो मैं भी इसी तरीके से छोटे शहर से आया था। और जब आप छोटे शहर से आते हो तो दिल्ली सबसे पहले तो एक आपके लिए बड़ा ही कल्चरल शॉक होता है। आप यहाँ की संस्कृति, इतना बड़ा शहर देखते हो और यहाँ की भाषा, जिस तरह से लोग बात करते हैं, जिस तरह से पहनावा करते हैं, तो हर चीज आपके लिए एक नई चीज होती है और आप उसको नई तरीके से समझने में आपको बहुत समय लगता है। तो हमें भी बड़ा समय लगा यहाँ पे सेटल होने में, यहाँ के माहौल को समझने में, सब कुछ समझने में बहुत ही समय लगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे समझ में आई मैम, वो ये थी कि जब उस समय तो पहले मार्क्स बहुत कम आते थे, अब मार्क्स ज्यादा आते हैं। तो हमारे समय में ऑनर्स में जब मुझे फर्स्ट डिवीजन आया और बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस में, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि सफलता कितनी जरूरी होती है लाइफ में। क्योंकि उसके पहले मैं +2 में फेल कर गया था, वो मैंने किताब में लिखा भी है। और फेल होने के बाद जब पहली बार आप अपने कॉलेज में टॉप करते हो और आपको लोग आके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो उस समय मुझे पता चला कि सफलता का भाव क्या होता है। और उसके पहले मुझे यह एहसास नहीं था, क्योंकि छोटे शहर में आपको ये चीजें समझ में नहीं आती है कि सफल होना क्या होता है। क्योंकि सब एक, वो जो कहते हैं ना कुएं में मेढक वाली बात होती है, तो सब लोग एक नजरिए से सब एक दूसरे को देखते हैं, कोई बड़ा लेंस नहीं होता है। जब आप बड़े जगह में आते हो तो आपको बड़े लेंस से सब कुछ देखने को मिलता है। तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय में मिला, दिल्ली में रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर दिल्ली में जब पढ़ाई का मन लग गया और एक बार जब सफलता को चख लिया, तो उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखने का मन नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं, अब जीवन में जितनी भी अच्छी डिग्रीज होती हैं, जो भी पढ़ाई का रास्ता आगे का है, वो मैं जरूर पूरा करूंगा। और वही निश्चितता जो है मेरी, वो मुझे आगे तक ले गया। और फिर मैं जेएनयू गया, जेएनयू में एमफिल किया, फिर नौकरी करते करते मैंने पीएचडी की। और पीएचडी करने के बाद लगभग पीएचडी सबमिट करने के लगभग 4-5 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से जाके, किसी भी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से जाके मैं एक मास्टर्स का प्रोग्राम करूंगा। तभी मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। उस समय तक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया था कि मैंने और कहीं नहीं अप्लाई किया, मैंने सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और फिर मैं वहां पढ़ने के लिए गया। तो ये जो पूरी यात्रा रही मैम, जो एक छोटे शहर से, जहां पर मुझे कुछ नहीं पता था, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, ये सब हमारे समय में वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करते थे। मतलब हमें इसके ऊपर पता नहीं था। हमारे समय में इंटरनेट नहीं हुआ करता था। इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय, तो हमें कुछ पता नहीं था। और जब आप छोटे घर में, अब मैं चूंकि पहला जनरेशन हूं जो बाहर निकला पढ़ाई करने के लिए, हमारे माता पिता स्कूल भी नहीं गए थे पढ़ने के लिए। तो जब आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हो तो दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू जैसे जगह आपके लिए बहुत मायने रखती है। और उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हो तो ये सब आपके मेहनत और आपके जज्बा, सब कुछ का परिणाम होता है। मैं 2 दिन पहले मैम किसी लिंक्डइन प्रोफाइल पे किसी लड़की का टेस्टामेंट पढ़ रहा था। वो उसने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखा था कि वो इतनी खुश है, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रही है और उसने कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ पाएगी। और उसको अपने, वो भी छोटे जगह से थी, रहने वाली है कहीं की, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन मैं उसका लिंक्डइन प्रोफाइल पे जब पढ़ने लगा तो मैंने पूरी कहानी पढ़ी। और यूनिवर्सिटी में आना एक अपने आप में सपना जैसा होता है, और यहीं से आपके सपनों के पंख को उड़ान मिलता है। और मैंने आप जो आगे बढ़ना चाहते हो उसको पंख मिलता है।
और वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके के पंख लगाना चाहते हो। बट जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि एजुकेशन ही एक ऐसी कुंजी है, ऐसी चाबी है जिससे कि आप दुनिया के सारे दरवाजे खोल सकते हैं। जी बिल्कुल, शिक्षा ही वह चाबी है जिससे दुनिया के सारे दरवाजे खुल सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली या दिल्ली विश्वविद्यालय, जब व्यक्ति छोटे शहर से या यहाँ तक कि मेट्रोपॉलिटन से भी आता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली का परिवेश उसके लिए एक कल्चरल शॉक की तरह होता है। मेरे साथ भी ये घटना घटी है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ आपके इस भाव को। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी कि पेज नंबर 226 अपनी किताब में आपने लिखा है, चूँकि बातचीत शिक्षा पर हो रही है और आपके पुस्तक का एक बड़ा अंश प्राथमिक शिक्षा पर है और प्राथमिक शिक्षा की स्थितियों पर है। तो मैं आपके पुस्तक से या कोट लेते हुए आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या स्थिति जो आपने लिखा है उसमें अभी कुछ बेहतर स्थिति पैदा हुई है। मैं पहले आपको कोट सुना रही हूँ कि आपने लिखा है कि भारत में सरकारी विद्यालयों में उत्तरोत्तर गिरावट आती जा रही है। मैं इस दिशा में गंभीरतापूर्वक कुछ करने के लिए आतुर था। एक आम नागरिक के तौर पर हम आधुनिक प्रौद्योगिकी संचार संबंधी एक ठोस आधारभूत संरचना और विराट मानवीय संभावनाओं से संपन्न हैं। आज की स्थिति पर आप लिख रहे हैं, इसके बावजूद सरकारी शिक्षा प्रणाली में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मेरा सवाल आपसे है कि क्या स्थिति अभी बेहतर हुई है? आप क्या समझते हैं? ये आप अपने वक्त के लिए लिख रहे हैं और अभी के लिए भी अगर हम इस परिप्रेक्ष्य को देखें तो क्या इसमें कोई बेहतर स्थिति नज़र आती है? आई थिंक मैम पहले से तो बहुत ही परिवर्तन आया है, नो डाउट। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो गया है और शिक्षकों के भी एक्सपोजर में और शिक्षकों में काफ़ी शिक्षकों के ट्रेनिंग में काफ़ी चेंज आया है। तो अगर मैं जो जिस परिप्रेक्ष्य में इसको लिखा हूँ वो बिहार का परिप्रेक्ष्य है, खास करके क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ और मुझे ऐसा लगता था और अभी भी लगता है कि शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन की ज़रूरत है। सुधार काफ़ी हुआ है, लेकिन मैं इनफैक्ट आज भी सुबह सोच रहा था कि अब आप ऐसे देखिए कि जो सरकारी स्कूल में अभी भी लगभग 55-60% बच्चे पढ़ते हैं। उसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल होते हैं छोटे शहरों में, जिनका इंग्लिश नाम तो होता है लेकिन वो बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, तो ऐसे विद्यालयों में भी बच्चे पढ़ते हैं। तो बहुत कम विद्यालय बचता है जिसमें कि बहुत उच्च शिक्षा बच्चों को मिल रही है। तो मैं जो बात कर रहा हूं वो सरकारी विद्यालयों के बारे में बात कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता जो है, अगर हम गुणवत्ता की बात करेंगे, एक्सेसिबिलिटी आ गई है, सॉरी एक्सेसिबिलिटी है। बच्चे मतलब अगर आप शिक्षा का जो रेट आप देखें तो लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन जो गुणवत्ता है उसमें अभी भी बहुत गुंजाइश है आगे उसको उच्च शिक्षा अच्छे क्वालिटी पे ले जाने की। मैं ऐसा मानता हूं कि जो पहले हमारे समय में जब हम बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, चाहे वो एमपी हो, कलेक्टर हो, सबका बच्चा वहां पढ़ता था। तो सबकी भागीदारी होती थी, सबकी जिम्मेदारी होती थी, सब लोग उसको देखते थे। लेकिन 90 के दशक में प्राइवेट स्कूल्स आना शुरू हो गए सभी शहरों में। उसके कारण जो है सरकारी स्कूल पे जो स्टेक होल्डिंग है, जो सबकी नजर है वो हटने लगी। अब आज ये परिस्थिति हो गई है कि सरकारी स्कूल का टीचर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। तो ये जो बदलाव आया है ना, क्योंकि सबका विश्वास हट गया वहां से सरकारी विद्यालयों से। अब सरकारी विद्यालयों में कौन पढ़ रहा है? वो पढ़ रहे हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन है, जो कि लेबर के बच्चे हैं, जो कि मजदूर के बच्चे हैं, जो कि कहीं नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं प्राइवेट स्कूल, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये कॉन्फिडेंस गिरा है ना, इस कॉन्फिडेंस को वापस लाने की जरूरत है और वो तभी आ सकता है जब गुणवत्ता अच्छी हो। आज आप जाएं तो सरकारी स्कूल में नॉर्थ इंडिया में कई जगह आप जब बच्चों से बात करें
तो आपको ये समझ में आएगा कि बच्चे कोचिंग पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गए रादर देन कि सरकारी स्कूल में। और हमारे समय से जो पहले के सरकारी स्कूल के शिक्षक थे वो काफी नेशन बिल्डिंग में विश्वास रखते थे। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई देखी थी, तो उनका ये था कि हमें अपना राष्ट्र का निर्माण करना है। तो ये जो राष्ट्र निर्माण की भावना है ये हमारे शिक्षकों में लाने की आवश्यकता है कि आप सिर्फ अपना अटेंडेंस लगाने के लिए, अपनी सैलरी के लिए वहां नहीं जा रहे हैं। आप एक एक बच्चा पर जो आप अपना समय दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। तो वो जो ओरिएंटेशन है ना टीचरों का, मुझे लगता है कि टीचरों का ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में काफी कम हो गया है। टीचर अब सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की तरह देख रहे हैं कि हमें एक जॉब मिल रहा है जो सरकारी स्कूल में टीचर्स हैं और हमें अपनी सैलरी मिल जानी चाहिए, हमारा काम पूरा है, हमें अपना अटेंडेंस लगा देना है, हमारा एक काम हमें चेकलिस्ट में हमारा वो लगाना है। उन्हीं सरकारी विद्यालयों से पहले आईएएस आईपीएस सब बनते थे, आज क्यों नहीं बन रहे? तो ये गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है मैम। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी बातचीत से ही निकला है कि अगर सरकारी स्कूलिंग इस तरह की है जिसे हम सरकारी विद्यालयी शिक्षा कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, उसकी स्थिति अगर इस तरह की है कि आज कोई कम आय वाला व्यक्ति भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता, ये सच है। क्योंकि हम देखते हैं घरों में काम करने वालियाँ या सब्जी का ठेला लगाने वाले लोग, अगर पैसा है तो कम से कम 1 या 2 बच्चे को सरकारी स्कूल में ना डालकर वह प्राइवेट में डालने की कोशिश करते हैं, अन्यथा कोचिंग तो ज़रूर करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं, एक तरफ सरकारी स्कूलों की इस तरह की असफलता, अपनी तरफ विद्यार्थी खींच पाने की असफलता या भरोसा कायम करने की असफलता, दूसरी तरफ निजी स्कूलों की इस तरह की एक तरह की कहें कि व्यवसायिक दृष्टिकोण, क्या कोई वैकल्पिक प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था हो सकती है या आपके दिमाग में ऐसा कोई मॉडल है? जैसे मैं एक आध उदाहरण दूं, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर, उनके पास एक मॉडल था, उन्होंने पाठ्य भवन का निर्माण किया था, शांति निकेतन में 5 बच्चों से शुरू किया था, पेड़ के नीचे बिना किसी संसाधन के। तो क्या कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा की, क्योंकि हम उच्च शिक्षा में आने के बाद भी देखते हैं कि बुनियाद ही कमजोर है। करेक्ट जी मैम, बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्टरनेटिव की जगह हमें सरकारी स्कूलों को ही मजबूत करना चाहिए। हम सबका एफर्ट एज अ सोसाइटी भी हमारी एफर्ट होनी चाहिए। मैम आप जानकर खुश होंगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कई छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक मुहिम चलाता हूं जिसका नाम है एडजस्टिस फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन के मदद से हम लोग सरकारी स्कूल के बच्चों को मेंटरिंग का काम करते हैं। मतलब ऑनलाइन जो है बच्चे पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल के बच्चों को। मैं वो अपने जिला में और बिहार के कुछ और जिला में भी चला रहा हूँ। तो ऑनलाइन बच्चे यहाँ से पढ़ाते हैं। तो जो आप वैकल्पिक मॉडल की बात बता रहे हैं, मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा कोई वैकल्पिक मॉडल बहुत सारे एनजीओ ने ट्राई किया है, लेकिन वो स्केलेबल नहीं है, उसको आप बहुत हाई लेवल पे नहीं जा सकते हो। सरकार की जो जिम्मेदारी है और जो सरकार निभा रही है, सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब क्या है कि सरकारी स्कूलों से समाज हट गया है। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो एम्पावर्ड है, जिनके पास वॉइस है, जिनके पास आवाज है, उनके बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे हैं, और जिनके पास आवाज नहीं है उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। तो हम समाज के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हम जहां के भी रहने वाले हैं, हम जैसे मैं कटिहार का रहने वाला हूं, तो मैंने कटिहार में कुछ स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली हुई है। इसी तरीके से कोई अगर बेगूसराय का रहने वाला है, कोई राजस्थान का रहने वाला है, तो मैंने यही मॉडल सोचा और उसी पे मैं काम कर रहा हूं कि हम ज्ञान दान का काम कर रहे हैं, ज्ञान दान का कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन पढ़ाते हैं। या फिर हम अपने अपने जिला में अगर कुछ सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, ज्ञान दान करें या ऐसा कार्यक्रम करें या कुछ स्कूल को अडॉप्ट करें, तो वो क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे आप सोचिए कितने जिलों के बच्चे होंगे पूरे भारत से, भारत के अलग अलग राज्यों से। यहाँ पे सिर्फ बच्चे ही नहीं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, सब लोग हैं। अगर हम लोग अपने अपने जिले में, हमारी कुछ तो जिम्मेदारी है, सिर्फ हम दिल्ली में आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़कर और दिल्ली के ही होकर रह जाएंगे तो भारत का विकास कैसे होगा मैम? तो भारत का अगर हमें विकास करना है और सर्वांगीण विकास करना है, सब तरीके का विकास करना है, तो हम इतने जगह से आते हैं। अगर अपने अपने जिले में
अगर हम अपने अपने जिले में एक आध दो सरकारी स्कूल को अगर सुधारने में अपना मिशन बना लें और हम मदद कर सकें बच्चों को, तो कितना कुछ हो सकता है। लेकिन लोग क्या है कि हमारा समाज का जो विघटन हुआ है, समाज में हम इतने फोकस्ड हो गए हैं, इतने सेल्फ ड्रिवन होते जा रहे हैं कि सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं। तो यही मॉडल है मैम। मुझे लगता है कि जब ये मॉडल आएगा, जब हम अपने समाज के बारे में सोचेंगे, उन बच्चों के बारे में सोचेंगे। भारत के सरकारी स्कूल में लगभग 55 से 60% बच्चे पढ़ते हैं। 60% बच्चे, अगर वे बच्चे अच्छे से पढ़ाई, गुणवत्ता वाली पढ़ाई नहीं ले पाएंगे तो हम कैसे अपना राष्ट्र निर्माण की बात कर पाएंगे। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है मैम। जी, एक दिक्कत और आती है जब शिक्षा की बात होती है, खास करके घरों के अंदर। शिक्षा में पहला पायदान तो घर ही है, उसके बाद दूसरा विश्वविद्यालय या विद्यालय और विश्वविद्यालय। तो घर के अंदर जिस तरह की पेरेंटिंग होती है और माता पिता की आकांक्षाएं, रिश्तेदारों की आकांक्षाएं, समाज की आकांक्षाएं, और इन सबको आपने एक बड़ा सुंदर नाम दिया है अपनी पुस्तक में कि थोपी हुई जिम्मेदारियां जो समाज थोप देता है बच्चों के कंधों पर। और ख़ास करके आप बिहार के अगर रहने वाले हैं तो आप तो अच्छी तरह जानते होंगे कि वहाँ का हर बच्चा IAS IPS बनना चाहता है। अगर एम्पावर्ड जॉब नहीं मिला, यानी ज्ञान को एम्पावरमेंट का हिस्सा नहीं मानते, पोजीशन को एम्पावरमेंट का हिस्सा मानते। तो ये जो थोपी हुई जिम्मेदारियां हैं, ये उनकी कंडीशनिंग है, ऐसा है नहीं, उनकी कंडीशनिंग है। तो इस तरह की जो थोपी हुई जिम्मेदारियां हैं, इससे बच्चे को कैसे मुक्त किया जाए कि वह कुछ भी बने, पेंटर बने, एक्टर बने, म्यूजिशियन बने, कुछ भी बने, लेकिन इस तरह की कोई बॉदरिंग, कोई प्रेशर अपने ऊपर लेकर बड़ा ना हो। आप क्या सोचते हैं? तो मैम इसमें यह है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे मिडिल क्लास पेरेंट्स जो होते हैं ना, जो बहुत मेहनत से एक लेवल तक पहुंचते हैं और फिर अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं, वो सब बेस्ट ऑफ बेस्ट, मतलब जो भी अपने हैसियत के हिसाब से वो बेस्ट देना चाहते हैं। तो उसमें हमने देखा है कि वो अपनी जो वो खुद नहीं कर पाए वो बच्चों पे वो थोपते हैं। अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाए तो वो चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, अगर वो IAS नहीं बन पाए तो वो चाहते हैं कि बच्चा IAS बन जाए। वो ये नहीं देखते हैं कि हर माइंड जो है, हर बच्चे का माइंड जो है वो बहुत ही डिफरेंटली डेवलप होता है और बहुत ही अलग तरीके के एक्सपोजर लेकर वो अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहता है। कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता है। अभी आप पंकज जी से मिलेंगे, थोड़ी देर के बाद बच्चे सब मिलेंगे पंकज जी से, तो उनके पेरेंट्स ने क्या सोचा होगा, या वैसे कभी एक्टर बनने के लिए तो कोई चाहता ही नहीं कि मेरा बच्चा एक्टर बन जाए, लेकिन फिर कैसे उसको फ्री छोड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कंडीशनिंग है ये पेरेंट की तरफ से नहीं आना चाहिए, और बच्चों के लिए ये है, जब मैं अपने लिए अगर लूं तो मुझे जब जबरदस्ती मुझे साइंस पढ़ाने के लिए थोपा गया तो मैंने अच्छा नहीं किया, लेकिन जब मैंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की तो मैंने बहुत अच्छा किया। भले ही समाज ने मुझे उस समय जो भी कहना चाहा, आई डिड नॉट केयर अबाउट इट, सिंपली आई डिड नॉट केयर अबाउट इट। और आज का जनरेशन जो है, ये जो यहाँ पे जनरेशन बैठा हुआ है, वो केयर नहीं करना चाहती है और करना भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से जो मेरा टैलेंट है, मुझे अपने टैलेंट को पहचानना है। मैं जो मेरा स्ट्रेंथ है, जिस डायरेक्शन में मैं जाऊं और अच्छा करूं, वही मुझे करना चाहिए और उसी डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए। मुझे ये पूरे दुनिया की जिम्मेदारी और दुनिया की जो सोच है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक छोटा सा सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, आपने अपनी यात्रा का जिस तरह से बयान किया है, हॉस्टल में रहे, पढ़ाई लिखाई की, कटिहार जैसे छोटे शहर में, आपने ये भी लिखा है कि सेमा हाई स्कूल में जहाँ पढ़ने गए वहाँ कोएड था, लेकिन लड़कियों को हॉस्टल में रहना अलाउड नहीं था। आपकी जगह कोई लड़की होती, क्या उसकी यात्रा भी कटिहार से कैनेडी तक इसी प्रकार संभव थी, या उसमें कोई डिफरेंस होता? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मैम आपका। मैं जिस समाज से आता हूं, अब आज तो मैं नहीं देख रहा हूं कि कोई बैरियर है, और लड़कियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं। हमारे समय में लड़कियों को उतनी आज़ादी नहीं थी जितना लड़कों को थी, ये इसको कोई झुटला नहीं सकता है। और वो भी एक फैक्टर था कि जब आपको अच्छा बनने के लिए या खुद से अपने पैर पे खड़ा होने के लिए छोड़ दिया जाता है,
तो शायद आप लुढ़कते पुढ़कते जो है आप कुछ ना कुछ अपने हिसाब से अच्छा ही करते हैं। तो ये आज़ादी लड़कियों को नहीं थी, आज शायद बेहतर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बराबर हो जाए, ताकि जितनी जिम्मेदारी के साथ लड़के अपने पैरों पे खड़ा हो जाते हैं और अच्छा करते हैं अपने जीवन में, लड़कियां भी अपने जीवन में अच्छा करें, ऐसी कामना करता हूं मैम। लेकिन हाँ, ये अब जरूर है कि बहुत सारे परिवार में लड़कियों को बहुत छूट मिल रही है। आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल जायज है, और शायद वैसे परिस्थिति में कटिहार से कैनेडी तक की यात्रा में डीयू और जेएनयू तक तो बहुत लड़कियों को उस समय में देखा आते हुए, लेकिन बाहर जाकर पढ़ते हुए उस समय में नहीं था। मुझे अपना वक्त याद है, जब मेरा जेएनयू में एडमिशन हो गया था तो मेरे पिता ने ये कहा जी कि हिंदी ही तो पढ़ना है, जी, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय क्या बुरा है। हाँ, तो मुझे जेआरएफ चूंकि बहुत पहले मैं फर्स्ट ईयर में ही मिल गया था, तो मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय मजबूरी में चुना। अच्छा। हालांकि अब वो मेरा पैशन है, मैंने अच्छा किया, उस पर मुझे कोई रिपेंट नहीं। लेकिन कहा यह गया, जब साइंस चुनने की बात आई तो कहा गया नहीं, लड़कियां फेल हो जाती हैं और उसमें मेहनत ज़्यादा है, कोचिंग और खर्चे ज़्यादा हैं, तो आप आर्ट्स ले लीजिए। तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है निम्न मध्य वर्गीय परिवारों में, वो बहुत आम है। अब कम है मैम, अब छोटे शहरों का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, लेकिन अभी भी लड़कियों को देखकर लगता तो है कि उतनी आज़ादी नहीं है जितना उनके भाइयों को है। अगर मैं अभी भी कटिहार जाता हूँ, जब बच्चियों से मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी भी समाज में काफ़ी कुछ बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मेरा एक और सवाल है आपसे कि अभी के समय में ब्रेन ड्रेनेज की समस्या को आप कैसे देखते हैं? आज़ादी के पहले ये एक गंभीर समस्या थी, और इस पर हमारे सारे नेतागण जो देश के हित में सोचते थे लगातार चिंतित रहे, और उन्होंने अपने अपने तरीके से इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की। और एक मिशन के तौर पर आज़ादी के दौर में लोगों ने अपने देश को चुना। आज जो ब्रेन ड्रेनेज की समस्या है, ये स्वैच्छिक है। लोग बड़े बड़े लोन लेकर भी विदेश जाकर पढ़ना, वहाँ सेटल होना पसंद करते हैं, देश में वापस नहीं आते। जेएनयू अपवाद है जहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई की है, ज़्यादातर लोग वापस आते हैं, लेकिन बाकी सबका सपना होता है हार्वर्ड जाए, ऑक्सफोर्ड जाएं और वहीं सेटल हो जाएं। आपका इस समस्या को किस रूप में मैं इसके दोनों पहलू को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बहुत सारे भारतीय जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, और इसमें से भी बहुत सारे बच्चे जाना चाहते होंगे, तो मैंने इसमें दो चीज़ देखा है कि दो तरीके से अगर देखें, एक तो कि जो बच्चे वहाँ पे जो लोग रह जाते हैं, जो पढ़ाई के बाद भी इंडिया से बाहर रह रहे हैं, बहुत सारे लोग देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ से रह के, अमेरिका में रह के, यूके में रह के, और वो भारत को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो अपने बुद्धि के कारण हो, चाहे वो अपने बिजनेस के कारण हो, अपने नाम कमाने के कारण हो। बहुत सारे लोग हैं जो भारत को अच्छा नाम दे रहे हैं, अच्छा काम दे रहे हैं। तो क्या जब हम पर बाहरी देश तथाकथित विकसित देश किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगाते हैं, तो कोई विरोध या किसी तरह का प्रेशर टैक्टिक्स या प्रेशर ग्रुप की तरह ये तबका काम करता है? आपका क्या अनुभव? नहीं मैम, मुझे लगता है कि ये काम जैसे अभी अमेरिका में तो काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं दूसरा पहलू जो आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि जो बच्चे वापस आ रहे हैं वहाँ से, उसकी भी संख्या बहुत है कि पढ़ के लोग आ रहे हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम कितना ओपन हैं उन बच्चों को यहाँ पे अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि अगर हम जब बच्चे वापस आ रहे हैं, अगर हम चाइना को देखें या दूसरे देशों को देखें, तो जो बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था और उस तरीके से जो जॉब इंडस्ट्री है उसको इतना फेवरेबल बना रखा है कि जो लोग बाहर से भी पढ़ के आ रहे हैं तो उनको वहाँ पे जॉब्स मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया भी अब उस मामले में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, जबकि हमारे देश में हमारी अभी जो सरकार है उस पिछले कई वर्षों में इस तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसा खुलापन है सरकार का कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं पढ़ के, उनको अलग अलग इंडस्ट्री में किस तरीके से जॉब मिले और उनकी पहचान हो, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। तो दोनों तरीके से हो रहा है मैम। इसमें है कि जिसकी जो इच्छा है वो उसके हिसाब से वो करे, लेकिन वो ब्रेन ड्रेन हमारे हिसाब से बहुत बड़ी समस्या नहीं है कोई। अब जी मैं इसी सवाल के साथ आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। आपकी यह जो यात्रा है कटिहार से कैनेडी तक, यह यात्रा बहुतों के लिए प्रेरणादायक है, और जाहिर है कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में
समाज सेवा के क्षेत्र में और राजनीति और संस्कृति के क्षेत्र में कुछ करना चाहेंगे, उनके लिए आपकी ये पुस्तक, आपकी यह जीवन यात्रा प्रेरणा और एक तरह से दीपशिखा का काम करती रहेगी। और चूँकि अब अगला आपका सेशन चालू होने वाला है, तो मैं सिर्फ इस शेर के साथ आपसे विदा लूँगी। जैसा कि घुसते ही आप लोगों ने तालियां बजाई थी, इस उम्मीद में कि आपके सामने जो पैनल आएगा वो कुछ और, तो ये इल्म का पैनल है। अभी आप इल्म के अन्य रूपों को देखेंगे, ये इल्म का पैनल है और इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इब्तिदा है हंगामा और इल्म की इंतहा है खामोशी। तो अब हम खामोश होते हैं, आप लोग अगले सेशन का स्वागत कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सारे बच्चों को बहुत शुभकामनाएं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग खूब पढ़ो और पढ़ाई को ही अपनी कुंजी बनाओ, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बनाओ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Sanjay Kumar ji. Please, sir. Please. Wait for a minute. Now I would like to invite Professor Ranjan Tripathi, sir, Dean Students Welfare, to felicitate our speaker. अरे बाप रे, अब क्या करें? Please.